पीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के हिंदी विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम प्रश्न पत्र स्त्री लेखन के अंतर्गत पुरुष रचनाकारों के साहित्य में चित्रित स्त्री विषय पर विचार विमर्श करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप स्त्रीवादी दृष्टि से तीनों उपन्यासों का अध्ययन और आलोचना कर सकेंगे। पुरुषवादी नजरिए से उपन्यासों में चित्रित स्त्री पात्रों की समीक्षा कर सकेंगे और स्त्रीवादी नजरिए से तीनों उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन कर पाएंगे। स्त्री लेखन पितृसत्तात्मक व्यवस्था के पुनरीक्षण का महाअभियान है। स्त्री पुरुष समानता की पक्षधरता स्त्री लेखन की बुनियादी शर्त है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि अपने विशिष्ट जैविक संरचना को भूलकर स्त्री परिवार और संबंधों की ऊष्मा को नष्ट कर डाले। स्त्री लेखन स्त्री को हीन माने जाने के पुंसवादी अहंकार का विरोध करता है और जीवन, कला, साहित्य प्रत्येक क्षेत्र में उन अभिव्यक्तियों को प्रश्नांकित करता है जो स्त्री को गौण, हीन, अबला, भोग्या और पुरुष निर्भर बनाती हैं। क्योंकि परंपरा और संस्कार ग्रस्तता अलक्षित भाव से मनुष्य की चेतना और मूल्यबोध को प्रभावित करती है, इसलिए जागरूक कहे जाने वाले चिंतक साहित्यकार भी स्त्री को हीन मानने की दुर्बलता का शिकार हो जाते हैं। स्त्री आलोचना पुरुष रचनाकारों की रचनाओं का पुनर्पाठ दो उद्देश्यों के लिए करती है। पहला, स्त्री को लेकर समाज के पूर्वाग्रहों को उद्घाटित करना, और दूसरा, तर्क द्वारा उन पूर्वाग्रहों को खारिज करते हुए पाठक के भीतर स्त्री को मनुष्य समझे जाने की संवेदनशीलता विकसित करना। गोदान, त्यागपत्र और नदी के द्वीप हिंदी की 3 कालजयी कृतियां हैं। सन 1936 से 1961 तक के रचना काल में फैली ये तीनों कृतियां 20वीं सदी के राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की साक्षी रही हैं। यह वह दौर था जब राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर देश विश्व के सामने अपनी अस्मिता प्रमाणित कर देना चाहता था। जाहिर है, स्त्रियों की पराधीनता एक विचारणीय मुद्दे और चुनौती की तरह इस युग के सामने उपस्थित हुई। सबसे उल्लेखनीय था पुरुष समाज, सुधारकों, चिंतकों के साथ साथ स्वयं स्त्रियों का समाज सुधार एवं साहित्य लेखन में प्रवृत्त होना। सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई, रुकैया सखावत हुसैन, अज्ञात हिंदू महिला, शिवरानी देवी, सुभद्रा कुमारी चौहान, रशीद जहां, इस्मत चुगताई, महादेवी वर्मा ने साहित्य सृजन के जरिए पहली बार स्त्री मानस को प्रामाणिक अभिव्यक्ति दी। हिंदी साहित्य में इससे पहले बेशक 15वीं शताब्दी में मीराबाई अपनी पीड़ा और विद्रोह को अभिव्यक्त कर चुकी थीं, लेकिन कृष्ण भक्ति का आरोपण कर उनके अभिप्रेत अर्थ का वहीं दम घोट दिया गया था। इसीलिए 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के प्रारंभ में जब इन स्त्री रचनाकारों ने समाज, परिवार और संबंध रचना को अपनी नज़र से देखना शुरू किया, तो पहली बार स्त्री पुरुष की दृष्टि, संवेदना और प्राथमिकता में फर्क महसूस किया गया। ये स्त्रियां जहां धर्म ग्रंथों और सामाजिक व्यवस्थाओं द्वारा स्त्री को हीन माने जाने के पूर्वाग्रह का विरोध करती हैं और स्त्री पुरुष संबंधों को नई दृष्टि से देखने का आग्रह करती हैं, वहीं अशिक्षा और सामाजिक कुरीतियों के प्रति असहिष्णुता दिखाते हुए एक नई समाज व्यवस्था को भी सतह पर ले आना चाहती हैं। पीड़ा, सहानुभूति और आत्मदमन की अपेक्षा असहमति और असंतोष को अपना हथियार बनाकर ये संबंध और व्यवस्था का नया प्रारूप रचती हैं। लेकिन पुरुष रचनाकारों की रचनाओं में परंपरागत दृष्टि से ही स्त्री का चित्रण अधिक हुआ है। वही छवि है अबला, रक्षणीय और भोग्या की छवि के पोषण का आग्रह के साथ। जाहिर है, इन लेखिकाओं की रचनाशीलता के संदर्भ में तदयुगीन पुरुष रचनाकारों द्वारा चित्रित स्त्री का पाठ और विश्लेषण स्त्री के प्रति तत्कालीन समाज और स्वयं लेखक की दृष्टि को समझने के लिए सहायक है। सबसे पहले हम गोदान में चित्रित स्त्री पात्र की बात करेंगे, स्त्री चित्रण की बात करेंगे, जिसे हम प्रेमचंद की ही एक पंक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं कि स्त्री को लेकर वे मानते हैं, औरत का धर्म है कि गम खाए।
हंस और जागरण के संपादकीय टिप्पणियों में प्रेमचंद ने स्त्री को चेतन, स्वतंत्र और अधिकार संपन्न करने के लिए मुहिम चलाई। बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह कर वे स्त्रियों के उद्धारक के रूप में अपनी छवि को पुष्ट करते हुए दिखते हैं, लेकिन स्त्री दृष्टि से गोदान का पुनर्पाठ स्त्रियों के प्रति उनकी सामंती दृष्टि को ही कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है। धनिया, मालती और गोविंदी, गोदान के ये 3 स्त्री पात्र प्रेमचंद युगीन उन पूर्वाग्रहों की तुष्टि के लिए रचे गए हैं जो स्त्री जीवन की सार्थकता मातृत्व, पत्नीत्व और गृहिणीत्व में समझते। आलोचक रामविलास शर्मा धनिया की वंदना करते ही इसलिए हैं कि सुहाग रूपी तृण के सहारे जीवन सागर को पार करती है स्त्री अपने नारित्व के संपूर्ण तप और व्रत से मानव पति को अभय दान दे रहे हैं। इस वीरांगना की दिलेरी भी उन्हें पसंद है कि अन्याय का प्रतिकार करने के लिए वह पति से भी जा बढ़ती है, लेकिन यह दरअसल गढ़ी हुई वास्तविकता है, धनिया का सत्य नहीं। वास्तविकता यह है कि होरी की सहमति के बिना उसके विद्रोह की ध्वनि, गति और जिंदगी कुछ है ही नहीं। होरी की अपनी निश्चित प्राथमिकताएं हैं, जैसे मर्जाद, कुल प्रतिष्ठा, भाइयों के साथ खून का रिश्ता, और इनके निर्वहन के लिए बंधी हुई पारंपरिक दृष्टि ही उसका कुल परिचय है। अपनी इस मिल्कियत के भीतर वह दुर्दांत है और इस घेरे के बाहर फक्कड़ वैरागी। वहां धनिया हस्तक्षेप कर निर्णय लेती रहे होरी की बला से, लेकिन उसके अधिकार क्षेत्र में कूदी तो वाही तबाही मचा देता। वह बार बार धनिया को चेताता है, मैं जितनी तरह देता हूं उतनी ही यह सिर चढ़ती जाती है। होरी धनिया की सब बातें नहीं मानता, उतनी भर मानता है जितने से उसका स्वार्थ सिद्ध हो या मान और मालिकाना हक बना रहे। हुक्का बंद होने से धनिया विचलित नहीं हुई, वह तो खुले गले से पूरे गांव के जले पर नमक छिड़कते हुए पोते के जन्म पर गीत गाती रही। विचलित हुआ है होरी, बिरादरी में नक्कू बनने के अपमान से बिद्ध होरी। इसलिए उसने घर भी गिरवी रखा और अनाज का दाना दाना भी पंचों के पास पहुंचाया। धनिया का ताने देता आक्रामक विरोध उसकी कर्मठता को छू भी नहीं किया। लेकिन वही धनिया जब सोना के ब्याह में समथियों के कहने पर दहेज न देने का समर्थन करती है और रूपा के ब्याह में कुश कन्या का विरोध करती है, तब होरी उसकी एक नहीं सुनता। तू आगे भी चलती है, पीछे भी चलती है, तेरा मरम भगवान ही जाने। या फिर कहता है कि धनिया गधी तो है ही, वही पुरानी लाज ठोएगी। पतिव्रता मूक स्त्री का प्रतिनिधित्व करती धनिया दरअसल पर पुरुष निर्भर निर्बल स्त्री छवि को ही पुष्ट करती। होरी शासित गृह राजनीति में धनिया की हैसियत मोहरे से ज्यादा नहीं। पुरुष के मन और समाज की संरचना को जानने वाली धनिया अपनी पराधीन स्त्री नियति को खूब पहचानती। वह जानती है नैतिकता के दोहरे मानदंड पुरुष को अपनी पत्नी को देवी बनाकर बांधने और दूसरे की पत्नी को कुल्टा मानकर गुलछर्रे उड़ाने की छूट देते हैं। स्त्री पुरुष संबंध के केंद्र में हमेशा पुरुष रहा है, कर्ता और भोक्ता, टिप्पणीकार और निर्णायक की भूमिका में। अनुभव ने धनिया को सिखाया है कि जब जब स्त्री ने अपने होने को महसूस कर अन्याय के खिलाफ जरा भी कसमसाहट की है, बड़े बुजुर्गों ने उसकी आंच पर नसीहत के घड़ों पानी उंडेल दिया है, यह कहकर कि नारी का धर्म है गम खाए। पति के घर और आश्रय के बिना उसके वजूद को नहीं स्वीकारता है समाज। जैसे हिंदू स्त्री पति के साथ घर की स्वामिनी है और पति त्याग दे तो कहीं की नहीं रहे। पति को पाने की लालसा में विधवा स्त्री यदि झुनिया की तरह किसी गोबर का हाथ पकड़कर प्रेम में सर्वस्व दान कर दे तो भगोड़ा गोबर दोषी नहीं, क्योंकि लड़कों से तो इस तरह की भूल चूक होती रहती है। दोषी है झुनिया स्त्री, जिसे पनाह देना ही समाज और गांव को भ्रष्ट कर देना है। प्रेमचंद यदि सचमुच धनिया को विद्रोहिणी और जांबाज स्त्री छवि में बांधना चाहते तो क्या उसे नैतिकता के इन दोहरे मानदंडों के खिलाफ ठगी गई स्त्रियों को लामबंद करने का विवेक न देते? धनिया के अपने साहस के बल पर स्त्री पुरुष दोनों का नेतृत्व करने की क्षमता का अभिनंदन तो वो पहले ही कर चुके हैं, लेकिन उसके साहस भरे नेतृत्व को वे इतनी पुख्ता जमीन नहीं देना चाहते। प्रेमचंद चूंकि सर्जक हैं और पात्र उनके हाथ में खेलती कठपुतलियां, इसलिए अपने कुशल नियंत्रण से बाहर वे उन्हें झांकने ही नहीं देते। पाठक धनिया के दुर्गा रूप के झांसे में आकर शुरू में भले ही उससे किसी सर्जनात्मक विद्रोह की अपेक्षा रखने लगे, प्रेमचंद उसे तत्परता से
पुरुष व्यवस्था में दीक्षित करते चलते हैं। सही बात पर खरा कड़वा बोलने के आरोप में कुटती पिटती हीरा पत्नी पुनिया में अपना ही प्रतिरूप देखकर धनिया उसकी रक्षा के लिए आगे नहीं आती, बल्कि होरी की जुबान बनकर पुनिया की जुबान खींच लेती है कि बहुरिया होकर पराए मर्दों से लड़ेगी तो डांटी ना जाएगी। बहुरिया बनने की सार्थकता क्या अपने स्वत्व को किन्हीं और के हाथों में सौंप देना है? प्रश्न तो यह उठता है। धनिया के पास सवाल उठाने के लिए स्त्री दृष्टि और स्त्री हृदय नहीं है, यह एक बहुत बड़ी विडंबना है। मालती धनिया का विलोम नहीं, लेकिन उससे भिन्न तो है ही। भिन्न इसलिए कि अपनी मुखर वैचारिकता, खुली दृष्टि, ऊंची शिक्षा, आर्थिक स्वावलंबन के कारण उसने अपने व्यक्तित्व को ही नहीं गढ़ा, रुचियों, प्राथमिकताओं, आकांक्षाओं और दायित्वों और सपनों की एक लंबी फेहरिस्त भी तैयार की। धनिया की तरह अथक श्रम करने के बावजूद वह न अपने श्रम को अलक्षित होने देती है, न उस पर किसी के मालिकाना अधिकार को सहती है। स्वतंत्र निर्णय लेने का विवेक, गत्यात्मकता और सोशल एक्सपोजर उसे नैतिक वर्जनाओं और सांस्कृतिक सामाजिक कुरीतियों के पंजे से निकलना सिखाते। लेकिन प्रारंभ में उसे तितली कहकर प्रेमचंद अपनी नापसंदगी को अभिव्यक्त कर देते हैं, जिसे पूरे उपन्यास में मेहता तब तक ढोता चलता है जब तक हृदय परिवर्तन कर मालती पूरी तरह से सती स्त्री नहीं बन जाती। वो साफ कहता है, मैं ऐसी बीवी नहीं चाहता जिससे मैं आइंस्टीन के सिद्धांत पर बहस कर सकूं, या जो मेरी रचनाओं के प्रूफ देखा करे। मैं ऐसी औरत चाहता हूं जो मेरे जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दे अपने प्रेम और त्याग से। मेहता मालती के सामने कसौटी रखता है और चकित मालती सिर्फ एक सवाल पूछ कर रह जाती है कि सारा उपदेश गरीब नारियों के सिर पर ही क्यों थोपा जाता है? उन्हीं के सिर क्यों आदर्श और मर्यादा और त्याग सब कुछ पालन करने का भार पटका जाता है? इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़कर आई मालती जिस तरह लकवाग्रस्त अय्याश पिता की गृहस्थी को अपने आय से चला रही है, वह उस समाज में अजूबा बेशक हो, अकल्पनीय बिल्कुल नहीं। 19वीं सदी के अंत में महाराष्ट्र के रखमाबाई की जीवंत मिसाल थी और गोदान के रचना काल के दौरान उर्दू लेखिका रशीद जहां भी। लेकिन समाज ऐसी व्यक्तित्व संपन्न स्त्री की स्वाधीनता से बेहद आतंकित था, इसलिए अपने भय को अभिव्यक्त करते हुए वह उसे उच्छृंखल, चरित्रहीन और परंपरा भंजक के रूप में चित्रित कर सतीत्व के आदर्श को पुष्ट करने में लगा हुआ था। मेहता का यह कथन कि नारी केवल माता है और इसके उपरांत वह जो कुछ है वह सब मातृत्व का उपक्रम मात्र है, स्त्री से उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व को ही छीन लेने का प्रयास। मालती की दृढ़ता, प्रखरता, विश्लेषण क्षमता के सामने मेहता बौना नजर आते। प्रेमचंद ने भले ही उन्हें दानवीर, बुद्धिजीवी, प्रगतिशील व्यक्तित्व के रूप में अलंकृत करने की कोशिश की है, लेकिन अपनी बुर्जुआ सोच और स्त्री के प्रति पूर्वाग्रहों के कारण वे एक सामंती पुरुष के रूप में ही उभरते हैं, जिनके लिए प्रेम खूंखार शेर है और स्त्री अपना खेत। पुरुष मंडल में उन्मुक्त घूमती और खन्ना की मित्र के रूप में प्रेमचंद ने मालती का खूब मजाक उड़ाया है। मालती की प्रतिष्ठा वे तभी कर सके हैं जब वह पाश्चात्य शिक्षा दीक्षा भूलकर भारतीय रंग में रंग गई। गांधी जी के प्रभाव और पितृसत्तात्मक व्यवस्था के दबाव में वे मालती के पंख कतरते हैं, त्याग को उसके जीवन का केंद्र बिंदु बनाकर विवाह और वासना जैसे लौकिक विषयों से उसे ऊपर उठा देते हैं। यह लेखक द्वारा मालती का पुनराविष्कार है, जहां समूची सभ्यता की माता बनती है वह और श्रद्धा की वस्तु। गोविंदी को प्रेमचंद और मेहता दोनों आदर्श स्त्री छवि के रूप में गढ़ते हैं। मुंह जोर, चपल चंचल, खुश मिजाज, आत्मनिर्भर मालती के सामने गोविंदी गंभीर, उदास, सादगी से परिपूर्ण, आत्मसंकुचित महिला है। उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि दुख को सौंदर्य प्रसाधन की तरह चेहरे पर पोत कर वह पुरुष के हृदय में करुणा उपजाने की कला जानती है। वह रोती है और पुरुष अपने सामर्थ्य के जोश में बल्लियां उछलकर उसके आंसू पोंछ डालना चाहता है। अय्याश पति की लंपटता से त्रस्त गोविंदी औसत भारतीय स्त्री का प्रतिनिधित्व करती है, जिसके लिए मुक्ति का कोई द्वार खुला ही नहीं है।
खन्ना से संबंध विच्छेद कर वह स्वतंत्र जीवन जीने का निर्णय लेकर घर से निकलती भी है, लेकिन भरण पोषण और आर्थिक उपार्जन की ठोस समस्या उसके सामने आ खड़ी होती है। आधी अधूरी शिक्षा, लोक मर्यादा की लाज और समाज में न घूम सकने की अक्षमता ने उसे एक कमजोर स्त्री के रूप में अपना नया परिचय दिया है। हताश भाव से घर लौट आना और उसी पति को सद्बुद्धि की राह पर ले आकर गृहस्थी चलाना उसका कुल दायित्व बन जाता है। गोविंदी मेहता की स्थापनाओं से असहमति जताते हुए कहती है, भूल जाइए कि नारी श्रेष्ठ है और सारी जिम्मेदारी उसी पर है। श्रेष्ठ पुरुष है और उसी पर गृहस्थी का सारा भार है। नारी में सेवा और संयम और कर्तव्य सब कुछ वही पैदा कर सकता है। अगर उसमें इन बातों का अभाव है तो नारी में भी अभाव रहेगा। नारियों में आज जो यह विद्रोह है, इसका कारण पुरुष का इन गुणों से शून्य हो जाना है। प्रेमचंद का उद्देश्य यदि गोविंदी को नागर समाज की शिक्षित सती स्त्री के रूप में प्रतिष्ठित करना न होता तो गोविंदी के इस सवाल पर विचार कर वे उसे मालती जैसा प्रखर और खुश मिजाज व्यक्तित्व अवश्य देते। प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने जीवन, शिक्षा और आर्थिक स्वावलंबन से अनुकूल बनाने वाली स्वाभिमानिनी स्त्री का बिंब वह रच सकती थी, जिसे लेखिकाएं अपनी रचनाओं में साकार करती रहीं। प्रेमचंद के स्त्री पात्र रचयिता के रूप में प्रेमचंद के अंतर विरोधों को उजागर करते हैं। सबसे पहले तो यह है कि उपन्यास दर उपन्यास स्त्री जीवन में नरक रचती समस्याओं को उठाकर वे उन्हें विस्तार से विश्लेषित करते हैं और इसके लिए भरसक समाधान जुटाते हैं और स्त्री के पक्ष में जनमत बनाने की चेष्टा भी करते हैं। लेकिन जैसे ही सिमटी, सिकुड़ी, विसूरती, अनुगता स्त्री उत्साह से उमड़कर स्वयं झंडा हाथ में लेकर जुलूस का नेतृत्व करने लगती है कि वहीं वे हतबुद्धि से जम जाते हैं। दूसरे, नैतिकता के दोहरे मानदंडों की रक्षा भी करते हैं और पुरुष की लंपटता से त्रस्त स्त्री को अपने डैनों तले छिपा भी लेना चाहते हैं। दूध बेचने घर घर जाती झुनिया की देह के लोभी भ्रमरों की वे झुनिया के साथ कसकर पिटाई करते हैं और उन्हें उल्लू बनाने के लिए उनकी ही भाषा में प्रेम का खेल खेलती झुनिया पर उंगली भी नहीं उठाने देते। उनके स्त्री पात्र प्रेरक पुंज की तरह भले ही समाज का नेतृत्व नहीं करते, लेकिन उनके संवादों के माध्यम से प्रेमचंद स्त्री को एक नए आलोक में देखने की दृष्टि अवश्य देते हैं। कुछ एक संवाद द्रष्टव्य हैं, जैसे झुनिया का संवाद है, सरबस तो तभी पाओगे जब अपना सरबस दोगे। जान देने का अर्थ है साथ रहकर निबाह करना। ठीक इसी तरह से यह भी झुनिया का ही एक संवाद है गोबर से, मर्द का हरजाईपन औरत को भी उतना ही बुरा लगता है जितना औरत का मर्द को। एक और उदाहरण द्रष्टव्य है, क्यों माता ने पुत्र को ऐसी शिक्षा नहीं दी कि वह माता की स्त्री जाति की पूजा करता? इसलिए कि माता को यह शिक्षा देनी नहीं आती, इसलिए कि उसने अपने को इतना मिटाया कि उसका रूप ही बिगड़ गया, उसका व्यक्तित्व ही नष्ट हो गया। पूर्वाग्रहों में बंधे प्रेमचंद मुकम्मल दृष्टि पाने का स्वांग नहीं रचते। अपनी दृष्टिगत सीमाओं को उजागर कर प्रबुद्ध पाठक से इन टांकों और दर्कनों को पाट लेने का आह्वान करते हैं, क्योंकि साहित्य आस्वाद की वस्तु नहीं, सृजन की संयुक्त रचनात्मक यात्रा है। एक ऐसी विचार यात्रा जो विचारशील पाठक की भागीदारी के साथ कृति और समकालीनता के बीच संवाद का सेतु बनाते हैं। प्रेमचंद के बाद अब हम जैनेन्द्र के उपन्यास त्यागपत्र पर बात करेंगे। माना जाता है कि स्त्री मन के चितेरे जैनेन्द्र कुमार ने त्यागपत्र सहित अपने पूरे साहित्य में प्रेम, विवाह, स्त्री पुरुष संबंध, समाज और व्यवस्था जैसे सनातनी महत्व के जटिल विषयों पर लीक से हटकर नई मान्यताएं प्रस्तुत की हैं। लेकिन इस दृष्टि से इन उपन्यासों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि इन सब विषयों को लेकर उनकी निजी सोच बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। यह स्पष्ट तो है, लेकिन पुरुष की समकक्षता में स्त्री को मनुष्य का दर्जा देने का साहस वे नहीं बटोर पाते। सुनीता के बाद त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार का महत्वपूर्ण उपन्यास है, जहां स्त्री के अंतर मन में उतरकर वे समाज के साथ उसके संबंधों को एक नई दिशा देने का यत्न करते हैं। उपन्यास की नायिका मृणाल हिंदी साहित्य की पहली आधुनिक स्त्री है जो स्त्री मुक्ति का परचम लहराए बिना
नारी मुक्ति के मर्म को समझ सकी है और मुक्त नारी का ज्वलंत उदाहरण बनकर उपन्यास में आई। इसी कारण पाखंडपूर्ण व्यवस्था के नकाब को पलटकर मृणाल नए नैतिक प्रतिमानों को गढ़ने का साहस कर सकी। मैं स्त्री धर्म ही मानती हूँ, उसका स्वतंत्र धर्म मैं नहीं मानती। क्यों पतिव्रता को यह चाहिए कि पति उसे नहीं चाहता तब भी वह अपना भार उस पर डाले रहे? मुझे देखना भी नहीं चाहते, यह जानकर मैंने उनकी आंखों के आगे से हट जाना स्वीकार कर लिया। यह संकल्प मृणाल के स्वाभिमान की आभा से दीप्त है। तो यह संवाद कि मैं जानती हूँ इस आदमी को, कोयले वाले को, मुझसे विरक्ति हो रही है। अब उसका मोह टूट गया है। वह जान गया है कि मैं उसकी सर्वस्व नहीं हूँ। मैं बस एक बदजात, बदकार, बाजारू औरत हूँ। लेकिन जब तक पास है तब तक वह पुरुष अन्य नहीं है, मेरा सब कुछ उसका है। मेरी कोशिश है कि वह मुझसे उकता जाए। मैं उसे परिवार में लौटाकर ही मानूंगी। यह निर्द्वंद्व भाव से अपने निर्णय को क्रियान्वित करने और उसकी परिणति को झेलने की निश्चयात्मकता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था अपने सघन प्रसार के बावजूद स्त्री को पैर टिकाने को रंच मात्र जगह देने में भी अनुदार रही। लेकिन उसी व्यवस्था को अंगूठा दिखाकर अपने लिए स्पेस बनाती मृणाल को रचकर जैनेन्द्र उसे विद्रोहिणी का रूप देना चाहते हैं। मोटे तौर पर मृणाल गोविंदी का विलोम जान पड़ती है। मानसिक दृढ़ता और स्वतंत्रता अर्जित कर वह वैचारिक जगत में अपना ठोस योगदान देना चाहती है। उसकी छोटी छोटी हसरतें दरअसल बड़े बड़े हौसलों और सपनों की ओर बढ़ते कदम है। उपन्यास के प्रारंभ में ही वह स्वीकारती है, मैं चिड़िया होना चाहती हूँ। उसके छोटे छोटे पंख होते हैं। पंख खोलकर वह आसमान में जिधर चाहे उड़ जाती है। स्त्री के निजत्व का दमन करती परिवार और विवाह संस्था के प्रति बचपन से ही मृणाल का मोह भंग हो चुका है। वह अपना आकाश अपने आप बनाना चाहती है। अनास्था और मोहभंग की पीड़ा ने उसकी दृढ़ता और ईमानदारी के साथ मिलकर उसकी जीवन विषयक धारणाओं को बनाया है। वह मानती है कि जहाँ पति पत्नी में आपसी विश्वास और सौहार्द न हो, वहाँ संबंध हार्दिकता में नहीं गूंथते, सड़ांध बन जाते हैं। इसलिए जीविका उपार्जन का कोई निश्चित आधार और भविष्य की ठोस जमीन न होने पर भी वह पति का घर छोड़कर सड़क पर आ जाती है। यह स्त्री की जमीन और आसमान को लील जाने वाली विवाह संस्था को स्त्री द्वारा दी गई चुनौती है। जैनेन्द्र चाहते तो इस स्थल का सृजनात्मक उपयोग कर विवाह संस्था का पुनरीक्षण कर कुछ जरूरी सवाल उठा सकते थे कि विवाह बलात्कार का महाआयोजन क्यों है, जहां अपनी यातना को नित नवा करते हुए स्त्री को हर रोज अपना आत्माभिमान और वजूद दांव पर लगाना पड़े। लेकिन इन सवालों से किनारा कर वे मृणाल और कोयले वाले के दाम्पत्येतर संबंध की कथा कहने लग जाते हैं, जहां गरीबी, अपमान और अनैतिक संबंध को झेलते हुए भी मृणाल एकनिष्ठ प्रेम की ताकत से जगमगा रही है। कोयले वाले की स्वार्थपरता और उदंडता के बरक्स मृणाल के समर्पण में पातिव्रत्य का अंश जोड़कर जैनेन्द्र ने एक साथ दो तरह से उसका उपयोग किया है। एक, विवाह संस्था के मौजूदा स्वरूप का प्रतिकार कर अपनी प्रगतिशील सोच का परिचय देना, और दूसरा, नैतिकता के नए प्रतिमानों को गढ़ते हुए भी स्त्री को पतिव्रता और सती स्त्री की वही परंपरागत भूमिका देना जिसका पोषण विवाह संस्था करती। विद्रोहिणी मृणाल लेखक की चतुराई नहीं जानती, इसलिए अपने इस नए अवतार पर मुग्ध है। यह मुक्ति की आड़ में स्त्री को आत्म प्रवंचिता बनाए रखने की साजिश है, जो जैनेन्द्र के शिक्षित स्त्री पात्रों में आत्मपीड़न और आत्मदमन के जरिए महिमा मंडित की गई है। इसलिए अपने कुल प्रभाव में मृणाल भी गोविंदी की तरह पातिव्रत्य और अपमान मिश्रित बेचारगी के भंवर में फंसी नजर आती है। नैतिकता की नई सैद्धांतिकी गढ़ती मृणाल अपने होने को महसूसती है, लेकिन अपने लिए नहीं, पति या पति से इतर दूसरे पुरुष के लिए। उसी पुरुष की सेवा में रत रहना उसका स्त्री धर्म है, और यही पातिव्रत्य का नया रूप है। मेरा अस्तित्व मेरे लिए नहीं है, यह कहती हुई मृणाल भीतर तक वर्चस्ववादी वर्ग की मान्यताओं में धंसी हुई नजर आती है कि समाज के टूटने से व्यक्ति और व्यवस्था दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए अपने विद्रोह के विस्तृत फलक को आत्मपीड़न की संकुचित परिधि में
तब्दील करके वह साफ तौर पर अपनी नियति चुन लेती है कि मैं समाज को तोड़ना फोड़ना नहीं चाहती हूँ। समाज टूटा कि फिर हम किसके भीतर बनेंगे या कि किसके भीतर बिगड़ेंगे। इसलिए मैं इतना ही कर सकती हूँ कि समाज से अलग होकर उसकी मंगल आकांक्षा में खुद ही टूटती रहूं। लेकिन स्त्री आलोचना यह सवाल भी उठाती है कि क्यों टूटे स्त्री और किसकी मंगल आकांक्षा में? क्या प्रमोद जैसे पाखंडी, कायर और संभ्रांत पुरुष के मंगल आकांक्षा में, जो बुआ की उंगली पकड़कर न तो समाज की जूठन को अपने जीवन की पूंजी बना पाता है और न ही बुआ की लड़ाई में उसके साथ खड़े रहना चाहता है? क्या शेष आधी दुनिया के बौद्धिक, नैतिक, मानसिक स्खलन को ढालने के लिए मृणाल टूटती रहे और सिविल सर्जन बनकर भी अविवाहित रहने का शहादत भरा भाव ओढ़कर शीला का भाई मृणाल जैसी स्त्रियों की जिंदगी में तूफान लाता रहे? निस्संदेह मृणाल का विद्रोह समाज की अंदरूनी दर्कनों को उजागर करने का कारण बना है, लेकिन लेखक की पलायनवादी बौद्धिक दार्शनिक भंगिमा के कारण कोई रचनात्मक परिप्रेक्ष्य ग्रहण नहीं कर पाता है। जो कहानी सुनी है उसे कैसे लूं, कैसे झेलूं? इलाज यही था कि मैं भी उसके तले से बचकर चला जाऊं अपनी उसी दुनिया में जहां वस्तुओं का मान बंधा हुआ है और कोई अकेला नहीं, जहां रास्ता बना बनाया है और खुद को खोजने की जरूरत नहीं है। जिज्ञासा यह शांत है और प्रश्न अवज्ञा का द्योतक। अपनी अंतिम परिणति में यह उपन्यास नई नैतिकता का आख्यान करती दशार्क की रंजना का बीज बनकर रह जाता है। विचारक जैनेन्द्र यहीं तक सीमित नहीं रहते। घोषित तौर पर मृणाल प्रकरण को हाशिए पर फेंक वे उसे नायकत्व से भी वंचित कर देना चाहते हैं। मृणाल की ईमानदारी और विद्रोह यदि उन्हें व्यथित करते तो वे परतों के बीच छिपे टुकड़ा टुकड़ा सत्य को बटोरकर अखंड रूप देने की चेष्टा अवश्य करते, ताकि स्त्रियों को सम्मान और वजूद दोनों एक साथ मिल सकें। लेकिन इसकी अपेक्षा वे अभिजात तंत्र की चौकस पहरेदारी में जुट जाते हैं कि समाज में जो है, समाज की प्रतिष्ठा कायम रखने का जिम्मा भी उन पर है। उनका कर्तव्य है कि जो उसके उच्छिष्ट हैं या उच्छिष्ट बनना पसंद करते हैं, उन्हीं को जीवन के साथ प्रयोग करने की छूट हो सकती है। सत्य को सदा नए प्रयोगों की अपेक्षा है, लेकिन उन प्रयोगों में उन्हीं को पढ़ना और डालना चाहिए जिनकी जान की अधिक समाज दर नहीं रह गई। यह मृणाल जैसों से भयभीत वर्चस्ववादियों का कायरतापूर्ण अभिमान नहीं तो और क्या है। जाहिर है तब जैनेन्द्र के लिए मृणाल, कट्टो, कल्याणी अपनी मानवीय अस्मिता के लिए जूझती जीवंत नारियां नहीं रहती, उच्छिष्ट वर्ग की न्यूनतम समाज दर वाली इकाइयां भर बन जाती हैं, जो मनचाहा प्रयोग करें और टूट कर खील खील हो जाए सभ्य समाज को उससे। उल्लेखनीय है कि जैनेन्द्र नारी मुक्ति आंदोलन के हिमायती नहीं। वे वहीं तक उसका समर्थन करते हैं जब तक वह स्त्री पुरुष दोनों के चित्त से हीनता की भावना निकालने की बात करता है। लेकिन उससे आगे बढ़कर जब वह समता की बात कहता है तो जैनेन्द्र की आपत्तियां मुखर हो जाती हैं, क्योंकि समता की बात मानने पर स्त्री पुरुष में मेल की जगह तनाव बढ़ता है, वो ये स्वीकारते हैं। और दूसरे, चूंकि कोई भी आंदोलन या प्रगति पुरुष को माता नहीं बना सकता, अतः दोनों की सामाजिक हैसियत, प्रकृति, कर्तव्य, अधिकार और कार्यक्षेत्र यानी जीवन की हर स्थिति और हर अवस्था में विभेद रहेगा ही। इसीलिए अनंतर उपन्यास में कल्याणी सरीखी स्त्रियों को सिरे से खारिज कर वे स्त्री को आंचल और आंख के बिंब में विसर्जित करने की पैरवी करने लगते हैं। वे कहते हैं बहस में स्त्री व्यक्ति हो आती है, यानी अपने से कुछ और हो जाती है। स्त्री को ज्ञान के मान में देखना स्त्रीत्व से विरहित बनाकर देखना है। प्रकृत स्त्री वह तब है जब शर्माती है। स्त्री को लेकर लेखक की इसी दृष्टि के कारण मृणाल समाज की परिधि से बाहर की जीव बनी रहती है। व्यक्तिगत तौर पर वह पाठक की सहानुभूति बटोरती है और कलाकृति के रूप में लेखक के मानवीय सरोकारों के लिए बौद्धिक जगत से वाहवाह। इसलिए हर क्षेत्र से दूर दुराई जाती मृणाल पाठक की स्मृति में अंकित होती है और सवाल बनकर अपने प्रेमी, शीला के भाई, पति और कोयले वाले को केंद्र में नहीं ले आ पाती, जो
नैतिकता के दोहरे मानदंडों का मनमाना उपयोग कर अपनी स्थिति मजबूत करते हैं और अपनी उसी करनी और अपराध के लिए स्त्री को दोषी ठहराकर दंडित भी करते हैं। यह मृणाल की नहीं, लेखक की पराजय है कि वे स्त्री मन के हाहाकार को टंकार बनकर उभरने नहीं देते। जैनेन्द्र के बाद अब हम नदी के द्वीप यानी अज्ञेय की इस कथाकृति पर विचार करेंगे। 25 बरस के अंतराल ने प्रेमचंद और जैनेन्द्र की तुलना में स्त्री को लेकर अज्ञेय की समझ और संवेदना को भी स्पष्ट किया और समाज के नैतिक पूर्वाग्रहों से टकराने का हौसला भी दिया। उपन्यास की नायिका रेखा गोदान की मालती के अधिक निकट जान पड़ती है, जो न लोकापवाद से डरती है, न भीतर की आवाज का गला घोंटकर कृत्रिम आरोपित जीवन जीती है। उन्मुक्तता, स्वतःस्फूर्तता और मननशीलता रेखा की विशिष्टताएं हैं, जो उसके व्यक्तित्व में संवेदनशीलता की प्रगाढ़ता को भरती हैं, तो दूसरी ओर जीवन निर्णयों के प्रति अडिग विश्वास भी रखती है। रेखा बहुतों को गढ़ा हुआ बौद्धिक चरित्र प्रतीत हो सकती है, क्योंकि समय, समाज, स्थितियों, संबंधों और व्यक्तियों को जिस गहरी अनासक्ति और हार्दिकता के साथ वह देखती है, वह चकित कर डालने वाली है। स्वयं अज्ञेय उससे इतने अभिभूत हैं कि मानते हैं रेखा में कुछ है जिसका उन्मेष जीवन का उन्मेष है और जिसे जान सकना ही एक महान अनुभूति होगी, फिर वह जानना सुखद हो या दुखद हो। रेखा अपने उच्चरित शब्दों में नहीं, अर्थ गर्भित चुप्पियों में स्थित है, जिन्हें तन्मय भाव से जीकर वह निरंतर अपना विकास कर रही है, एक बेहतर भविष्य के सृजन के लिए, ताकि अतीत की कड़वी स्मृतियों की जकड़बंदियों से मुक्त होकर वह आत्म अनुशासनबद्ध मुक्ति का मूल मंत्र दूसरों को दे सके। त्यागपत्र उपन्यास की मृणाल की तरह रेखा भी मानती है कि दाम्पत्य संबंध की परिधि से बाहर प्रेम संभव है, और वह प्रेम अनैतिक कदापि नहीं। कदाचार का रूप वह तब लेता है जब निजी लाभ और स्वार्थ से बंधकर वह प्रिय का भावनात्मक शोषण करने लगे। मृणाल की ही तरह रेखा में भी आत्मपीड़न की ग्रंथि कहीं सक्रिय है। इसलिए समलैंगिक पति हेमेंद्र द्वारा किए गए अपमान और अभिशाप को जब वह भुवन के प्रेम में धो डालना चाहती है और गौरा के प्रति भुवन के आकर्षण की थाह पाती है, तब बिना कुछ कहे मांगे दोनों के बीच हट जाना उसे अधिक श्रेयस्कर लगता है। भुवन के प्रति उसका लगाव इतना गहरा है कि इस संबंध की संतान को वह पूर्ण बनाना चाहती है। अपने और भुवन के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए वह अपने अजन्मे शिशु को सर्जन वायलिनिस्ट बनाना चाहती है, लेकिन शिशु अथवा गर्भावस्था को कारण बताकर भुवन पर विवाह करने का भावनात्मक दबाव नहीं डालना चाहती। सामाजिक नैतिकता की अपेक्षा व्यक्तिगत नैतिकता को वह अधिक महत्वपूर्ण मानती है। दुख उसके जीवन की थाती है, लेकिन गोविंदी की तरह आंसुओं में बहाकर वह उसे नष्ट नहीं करती, बल्कि मनन कर दुख को दर्शन का रूप दे डालती है, जो सही अर्थों में मनुष्य को मुक्ति का पाठ भी पढ़ाता है। दुख व्यक्ति को मांझता है और पारदर्शी ईमानदारी देकर संबंधों को एकनिष्ठ भाव से जीने की दृढ़ता भी देता है। यही रेखा की विशिष्टता है, जिस कारण डॉक्टर रमेश चंद्र से विवाह करने से पूर्व वह उन्हें भुवन के प्रति अपनी आत्मिक घनिष्ठता के बारे में बताती है और विवाहोपरांत भी भुवन के साथ मानसिक तादात्म्य को जीने की स्वतंत्रता पाती है। रेखा की दृढ़ता और निजी नैतिकता पातिव्रत्य के अभिशाप को ढोती कौशल्या की लाचारगी पर भी प्रश्न लगाती है। लंपट और पाखंडी पति चंद्र माधव की घृणा और वासना का शिकार बनकर कौशल्या हर रोज अपनी अस्मिता को तार तार होते देखती है। गोविंदी की तरह उसके पास भी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, लेकिन अज्ञेय प्रेमचंद और जैनेन्द्र की तरह ऐसी स्त्रियों को सहानुभूति नहीं देते, बल्कि उन्हीं परिस्थितियों में घिरी रेखा को रचकर एक नई जीवन शैली अपनाने की सलाह देते हैं। हेमेंद्र के साथ ऐसे ही घुटन भरे संबंध को जीते जीते रेखा भी कौशल्या की तरह तिल तिल मर सकती थी, लेकिन वह मानती है कि जब तक आत्मसम्मान और स्वाभिमान से भरकर स्त्री स्वयं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नहीं उठेगी, तब तक पितृसत्तात्मक व्यवस्था उसका शोषण करती रहेगी।
इसलिए रेखा का चरित्र चित्रण करते हुए अज्ञेय ने उसे एक जागरूक दृढ़ स्त्री के रूप में रचा है, जो क्षण में बंधे वर्तमान को संवारकर भविष्य को बेहतर बनाने का संदेश देती। रेखा के माध्यम से लेखक अपनी दो वैचारिक संकल्पनाओं को पाठक तक पहुंचाना चाहते हैं, प्रेम का स्वरूप और अर्धनारीश्वर की परिकल्पना। गौरा को रेखा का प्रत्याख्यान बताते हैं अज्ञेय, जैसे चंद्रमाधव को भुवन का, लेकिन अंततः गौरी रेखा का विस्तार बनकर संवेदना और समझदारी के उसी परिपक्व धरातल पर आ खड़ी होती। फर्क यह है कि रेखा की तुलना में वह ज्यादा व्यवहारिक और ठोस है, शायद इसलिए कि दाम्पत्य प्रेम की अवधारणा को पुष्ट करने के साथ साथ अज्ञेय उसके माध्यम से आदर्श गृहस्थी का छवि चित्र भी प्रस्तुत करना चाहते हैं। रेखा और भुवन ने यदि एक दूसरे के सानिध्य में अपने को खोजते हुए आह्लाद और सार्थकता बोध को पाया है, तो गौरा और भुवन एक दूसरे का संबल बनकर अपने और दूसरे के व्यक्तित्व विकास में सहायक बने। अज्ञेय की मान्यता है कि आत्म बलिदान या अपराध बोध की नींव पर शुरू किया गया दाम्पत्य संबंध व्यक्ति और परिवार दोनों के स्वास्थ्य और भविष्य को नष्ट करता है। इसलिए रेखा के साथ घुटन का अनुभव करता है भुवन। एक तेजस गरिमा के साथ पीड़ा को अपनी मुक्ति का माध्यम बनाती युवती को श्रद्धा दी जा सकती है। प्रेरणा पाकर अपने जीवन को उन्नत दिशा भी दी जा सकती है। भौतिक जीवन के संताप और तुच्छताओं के बीच प्यार का आवेग स्थिर हो जाने के बाद समर्पण और त्याग की स्मृतियां और संवेदना को जख्मी और जीवन प्रवाह को रुद्ध करती। भुवन गौरा के साथ अधिक सहज है, इसलिए नहीं कि वह उसकी छात्रा रह चुकी है, बल्कि इसलिए कि प्रणय और वात्सल्य प्रेम के दोनों रूपों में वह उसे संभाल सकती है। आश्चर्य है कि गौरा भुवन प्रेम की परिकल्पना में अज्ञेय बार बार शरद चंद्र के नायक नायिका की रूढ़ छवि ले आते हैं। बड़प्पन के गर्भ में सर्वस्व दान करती नायिका और निरावलम वीतरागी होने के मुद्रा पाले हुए अहनिष्ठ नायक। लेकिन यह तो गौरा भुवन संबंध का सतही पाठ है। अज्ञेय रूढ़ छवियां पिरोते जरूर हैं, लेकिन उनमें नए अर्थ की प्राण प्रतिष्ठा वे अपनी दृष्टि से ही करते हैं। आत्म बलिदान जैसे आत्म प्रवंचनाकारी युक्तियों से उन्हें सख्त परहेज है। इसलिए वे स्त्री पुरुष दोनों की रूढ़ छवियों को गड्ढमड्ढ कर देते हैं। गौरा में समर्पण सर्वस्व दान की विकलता के साथ आत्मसजगता, पॉजिटिवनेस और अहम भाव का प्रत्यारोपण करते हैं, और भुवन की आत्म केंद्रित मुग्धता में दूसरे के प्रति समर्पित हो जाने का भाव सम्मिलित कर देते हैं। तब दोनों दो अलग अलग लैंगिक इकाइयों और भूमिकाओं में जीते प्राणी नहीं रहते, दो अलग अलग व्यक्तियों के साथ एक ही भाव दशा की एक सी मनस्थितियां बन जाते हैं, स्पेस देकर स्पेस मांगते हुए दो प्राणी। समर्पण है तो वह न बांधता है न अपने को बद्ध अनुभव करता है, केवल एक व्यापक कृतज्ञता मन में भर जाती है कि तुम हो कि मैं। एक दूसरे को पहचानने के बाद आश्चर्य यह नहीं कि प्रेम है, आश्चर्य यह कि हम हैं। होना ही एक नए प्रकार का संयुक्त होना है। मैं पहले भी था, अब भी हूं, पर क्या दोनों होने एक है? यहाँ सवाल उठाया जा सकता है कि रेखा भुवन ने भी अपनी निजी एयत्ता को बनाए रखकर एक दूसरे में लय होने के एकात्म भाव को संवेदना के स्तर पर जिया था। फिर यदि वह संबंध विवाह की वेदी तक नहीं पहुंचा, तो गौरा भुवन संबंध ही सार्थक दाम्पत्य संबंध की मिसाल कैसे बन सकता है? यहाँ कृष्ण सोप्ती की लंबी कहानी ए लड़की की अम्मू का कथन याद हो आना स्वाभाविक है, जो स्त्री पुरुष की भिन्नता और अभिन्नता को, परस्पर पूरकता और निजी विशिष्टता को एक सांस में स्वीकार करते हुए पति पत्नी की अलग अलग भूमिकाओं को रेखांकित करती है। यह स्त्री पुरुष की अलग अलग जैविक संरचना और हार्मोन्स के कारण उत्पन्न प्रभावों का परिणाम है, या सामाजिक संरचना से उत्पन्न स्त्री पुरुष की अलग अलग भूमिकाओं के साथ जुड़ी आचार संहिताओं का परिणाम, यह कहना सरल नहीं। लेकिन इतना तय है कि अज्ञेय गौरा को रेखा से भिन्न गढ़ते ही इसलिए हैं कि लौकिक और साधारण के सहज स्वीकार के साथ
वह सृष्टि के प्रवाह को यथावत बनाए रख सके। स्वयं गौरा के शब्दों में, रेखा दीदी, मेरे पास दर्शन अभी कुछ नहीं है, एक आस्था है और कुछ श्रद्धा और कुछ सीखने की, सहने की और यत्किंचित दे सकने की लगन है। इनके और आपके स्नेह के सहारे मुझे लगता है कि मैं चारों ओर बहते अजस्र प्रवाह में खड़ी रह सकूंगी, एक नगण्य व्यक्तिपुंज, अस्तित्व का एक छोटा सा द्वीप, लेकिन जो फूलना चाहता है, फूल झराकर नदी के बहते जल को सुवासित कर देना चाहता है। फिर नदी चाहे जो करे, उन फूलों की गंध ही पहुंच जाए दूर दूर। बेशक अज्ञेय व्यक्ति अस्तित्व के एक छोटे से द्वीप की बात करते हैं, परंपरागत सामाजिक मान्यताओं और आचार संहिताओं पर सवालिया निशान लगाते हैं, लेकिन इनका उन्मूलन कर नई स्थापनाएं नहीं करते। इतना भर मानते हैं कि दाम्पत्य संबंध में प्रेम अनिवार्य है, विश्वास और सम्मान की पारस्परिकता में गुथा प्रेम ही सर्वोच्च है। रेखा, भुवन, गौरा यदि यथार्थ जगत के पात्र नहीं है तो उनका न होना कथा के प्रभाव को या लेखकीय मंतव्य को नष्ट नहीं करता। वे स्त्री पुरुष संबंधों का अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत करते हैं। साथ ही स्त्री पुरुष दो लैंगिक इकाइयों की अलग अलग पहचान को तदाकार कर अर्धनारीश्वर की संकल्पना को पुष्ट भी करते हैं। मुझे वचन दो, अपने को नहीं सताओगे, डर से नहीं, परिताप से नहीं, और हाँ, प्यार से भी नहीं। वह तुम्हें क्लेश दे तो उसे भी हटा देना। तुम देवत्व की सांस हो, देवत्व की शिखा हो, जिसे मैं अंतःकरण में पालूंगी। भुवन को निवेदित गौरा का यह कथन जब तक स्थूल और सतही रूप में पढ़ा जाता रहेगा, उपन्यास बौद्धिक समृद्धि से ऐश्वर्यपूर्ण कलात्मक प्रेम कथा के रूप में जाना जाता रहेगा। जब हर मनुष्य अपने सहचर को इतनी संवेदनशील हार्दिकता के साथ अपने भीतर उतार लेगा, तब मानो लैंगिक विभाजन से उपजे सारे विषाद समाप्त हो जाएंगे। चंद्रमाधव और कौशल्या यदि अपनी अपनी जगह रीढ़युक्त मनुष्य होने का रहस्य और संवेदनशीलता पा जाएं, तो आपसी संबंधों का प्रारूप तैयार करने के लिए किसी मनु या आचार्य को पोथा खोलकर नहीं बैठना पड़ेगा। हर कोई जीवन का अंतिम दर्शन अपने जीवन में पाता है, किसी की सीख में नहीं। अज्ञेय की इस मान्यता के आलोक में रेखा की व्यक्तिगत नैतिकता और स्त्री पुरुष संबंधों के ढांचे की परियोजना को भली भांति समझा जा सकता है। इस प्रकार देखा जाए तो गोदान में प्रेमचंद का स्त्रियों के प्रति सामंती दृष्टिकोण ही दिखाई पड़ता है। इतना जरूर है कि पूर्वाग्रह से ग्रस्त प्रेमचंद मुकम्मल दृष्टि पाने का दंभ भी नहीं भरते। वे अपनी दृष्टिगत सीमाओं को उजागर करते नजर आते हैं। स्त्रीवादी परिप्रेक्ष्य में जैनेन्द्र का त्यागपत्र उपन्यास के माध्यम से यह पता चलता है कि वे नारी मुक्ति आंदोलन के हिमायती नहीं। उनकी अपनी एक निश्चित सीमा है। वे नैतिकता के दोहरे मानदंडों का मनमाना उपयोग कर अपनी स्थिति मजबूत करते नजर आते हैं। जैनेन्द्र की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वे स्त्री मन के हाहाकार को अंगार बनकर उभरने नहीं देते। वे एक सीमा तक इसका समर्थन करते हैं, लेकिन जहां स्त्री पुरुष समता की बात आती है, वहीं उनकी दृष्टिगत सीमा का पता चल जाता है। प्रेमचंद और जैनेन्द्र की अपेक्षा स्त्रियों को लेकर अज्ञेय में गहरी समझ और संवेदना है, और वे समाज के नैतिक पूर्वाग्रहों से टकराने का हौसला भी अपने स्त्री को देते। धन्यवाद।